2026 का प्रथम सप्ताह या यह कहे कि जनवरी माह का प्रथम सप्ताह अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हाईजैक कर लेना या जिस तरीके से उन्हें उठाया गया उससे विश्व के अन्य राष्ट्रों के मन में यह विचार या यह भय उत्पन्न हो जाता है कि क्या अमेरिका अपने हितों की पूर्ति करने के लिए विश्व के अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, या यह कहा जाए कि विश्व में क्या अब शांति की स्थापना होगी, या अमेरिका सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करने के लिए क्योंकि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ऐसी स्थिति में युद्ध रहित और विश्व शांति की स्थापना को लेकर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के माध्यम से 24 अक्टूबर 1945 को जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उस संयुक्त राष्ट्र संघ का रिलेवेंस क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी मींस सिक्योरिटी काउंसिल क्या अमेरिका के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करेगी, क्योंकि अन्य राष्ट्रों मामलों में अमेरिका सुरक्षा परिषद के माध्यम से कार्रवाई करता है। तो सुरक्षा परिषद के जो अन्य सदस्य हैं मींस ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन क्या अमेरिका के विरुद्ध प्रस्ताव लाएंगे, और अगर अमेरिका के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव आता है, क्या अमेरिका अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को महत्वहीन नहीं कर देगा। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो आज की स्थिति में या 2026 के शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय परिवेश या जियोपॉलिटिक्स में उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका की वेनेजुएला पर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से क्या ग्लोबल ऑर्डर बदलेगा। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अपने आप को अलग कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका जियोपॉलिटिक्स को किस ओर लेकर जाना चाहता है। क्या अमेरिका का हित सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल सोसाइटी के हितों को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही थी, उसमें कहते हैं, अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि आप सदस्य राष्ट्रों ने जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है, उस प्रस्ताव से हम एक सुंदर विश्व का निर्माण करेंगे जिसे आने वाला इतिहास याद रखे। इस अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व शांति और युद्ध रहित विश्व की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया, वही अमेरिका उस संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंडों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अवहेलना कर रहा है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता क्या है। भारत संयुक्त राष्ट्र में या विश्व शांति की स्थापना में या अमेरिकी हस्तक्षेप के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भारत की भूमिका क्या होगी। चीन जिसे अमेरिका अपना कट्टर प्रतिद्वंदी मानता है, क्या चीन के पास इतना सामर्थ्य है कि वह अमेरिका के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को चेक एंड बैलेंस कर सकता है। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आज जियोपॉलिटिक्स में ज्वलंत हो गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि विश्व शांति के लिए खतरा को लेकर आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सामूहिक कार्रवाई करती है, और वह सामूहिक कार्रवाई सुरक्षा परिषद के माध्यम से हो। अमेरिका का वेनेजुएला पर आक्रमण और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेना विश्व शांति के लिए खतरा नहीं है, और अगर विश्व शांति के लिए खतरा है तो सुरक्षा परिषद को इस कार्रवाई के विरुद्ध सशक्त रूप में अमेरिका के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि पीछे होते रहे। और सुरक्षा परिषद के अन्य सभी सदस्य अमेरिका को छोड़कर अमेरिका के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, तो उस कार्रवाई या उस प्रस्ताव के विरुद्ध
अमेरिका वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रस्ताव निरर्थक हो जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 43 के अनुसार यदि कोई सदस्य राष्ट्र अपने समर्थक राष्ट्रों की कार्रवाई के विरुद्ध वीटो का प्रयोग करता है, 43 यह उपबंध करता है कि ऐसी स्थिति में यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस के लिए महासभा या जनरल असेंबली कार्रवाई स्थिति में आ जाएगी और आपातकालीन महासभा की कार्रवाई बुलाकर उस शांति के लिए जो भंग किया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और महासभा इस कार्रवाई में सैनिक कार्रवाई भी ले सकता है। एक स्थिति तो यह है। दूसरी स्थिति यहां पर खड़ा होता है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का या जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसी अवधारणा है जिसका मूल मंतव्य ऑल इज वन, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए। कि यदि किसी आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध अगर विश्व के अन्य राष्ट्र सामूहिक रूप में कार्रवाई करते हैं तो उस आक्रामक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में कलेक्टिव सिक्योरिटी की यह अवधारणा कई चीजों को जन्म दे देती है। पहली अवधारणा यह जन्म देती है कि क्या विश्व के सभी राष्ट्रों को अगर संयुक्त कर दिया जाए तो क्या इन सभी राष्ट्रों के पास इतना सामर्थ्य है कि वे अकेले अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? अगर विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर अमेरिकी कार्रवाई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने उस उद्देश्य में सफल हो जाएगा जिसका मूल उद्देश्य है कि अमेरिका आज विश्व की एकमात्र सुपर पावर है। विश्व के किसी भी राष्ट्र के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अमेरिका का मुकाबला कर सके। एक स्थिति तो यह है। दूसरी स्थिति यह उत्पन्न होगी कि अब राष्ट्रों के समक्ष अपनी सुरक्षा या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रों के अंदर अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर जो भय उत्पन्न हो रहा है उस भय के कारण अपनी सुरक्षा के लिए नए नए वेपन्स का निर्माण करेंगे और यह नया नया वेपन्स क्या विश्व को पुनः उसी युग में ले जाएगा जहां पर शांति और सुरक्षा एक बार फिर विश्व के लिए एक चुनौती बन गई या विश्व के लिए एक प्रमुख समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यह कहा जा रहा था कि अमेरिका के नेतृत्व में जब संपूर्ण विश्व एक ध्रुवी हो गया तो विश्व में आर्थिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी और विश्व में जब आर्थिक प्रक्रियाएं बढ़ेंगी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं होगा तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। लेकिन 2026 का प्रारंभ अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण और अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी मंशा विश्व के राष्ट्रों के समक्ष एक चुनौती खड़ा कर देता है कि क्या अमेरिका के बढ़ते हुए स्वार्थ या अमेरिका के बढ़ते हुए दादागिरी से क्या वे अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो जियोपॉलिटिक्स का बदलता हुआ परिवेश स्पष्ट करता है कि जियोपॉलिटिक्स का स्वरूप निश्चित नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अपने आप को अलग कर रहा है, वैसी स्थिति में अमेरिका अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अमेरिका के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्टर, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह संयुक्त यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, वह महत्व नहीं रखता है। अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही चीज महत्व है और वह है उसका अपना इंटरेस्ट। ऐसी स्थिति में क्या भारत, जो इस समय विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं या ये कह लें कि
विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। भारत के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अमेरिका जिस प्रकार से भारत के ऊपर 500% तक टैरिफ का प्रस्ताव रख रहा है, ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। अमेरिका द्वारा भारत के साथ साथ चीन पर 500% टैरिफ रखता है, लगाने का प्रपोजल रख रहा है। ऐसी स्थिति में यह भी प्रश्न उठता है कि क्या भारत और चीन आपस में एक बार पुनः आर्थिक क्रियाओं को मिलकर कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में यह विचार स्पष्ट हो जाता है कि अगर विश्व के सभी राष्ट्र अगर अपनी प्रभुसत्ता या अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, एकजुट होकर अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करना होगा। लेकिन क्या ऐसा करना विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए संभव है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन भारत जिस प्रकार से अमेरिकी टैरिफ का साइलेंट मोड में जवाब दे रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत या भारत की जनता अपने राजनीतिक नेतृत्व पर जिस प्रकार से विश्वास कर ले रही है, भारत की जनता को यह विश्वास है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना सशक्त है कि भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान भारतीय नेतृत्व बहुत आसानी से कर लेगा। ये सब स्थितियां भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में प्रभावी करता है। इन सब स्थितियों को लेकर यह कहा जा सकता है कि आज का जियोपॉलिटिक्स का स्वरूप निश्चित माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका कब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने हितों को लेकर हस्तक्षेप करेगा, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने जिस प्रकार से अपनी मंशा जाहिर की है, उसके पीछे यूरोपियन यूनियन भी भय के वातावरण में जी रहा है। डेनमार्क को अपने ग्रीनलैंड के बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन का साथ मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के प्रमुख सदस्य फ्रांस और जर्मनी ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर थोड़ा सा अमेरिका का विरोध करना शुरू किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस और जर्मनी को जिस प्रकार से भयभीत किया या जिस प्रकार से उनको शांत होने का सुझाव दिया, वैसे अमेरिका यूरोपियन यूनियन को यह संदेश देना चाहता है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन के लिए अमेरिका ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नाटो से भी अमेरिका अपने आप को अलग करता है और नाटो का गठन भी सुरक्षा परिषद है। नाटो का गठन भी सामूहिक सुरक्षा के अवधारणा पर है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा यह कहती है कि अगर किसी संगठन में शामिल किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण होता है, तो वह आक्रमण उस राष्ट्र पर आक्रमण नहीं माना जाएगा, बल्कि उस सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा और इसका प्रत्युत्तर सभी राष्ट्र मिलकर देंगे। नाटो का गठन इसी उद्देश्य के लिए हुआ। सेंटो और सीटो का गठन भी इसी उद्देश्य के लिए, और इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट भी इसी के प्रत्युत्तर में हुआ था। यानी मींस कि जितने भी जियोपॉलिटिक्स में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे कोल्ड वॉर, उन सब का गठन कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर किया गया। आज कलेक्टिव सिक्योरिटी जो शांति के लिए आवश्यक था, वह अवधारणा भी महत्वहीन हो गई है। ये सब परिवर्तन जियोपॉलिटिक्स के समक्ष अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती खड़ा होता है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य या जियोपॉलिटिक्स का स्वरूप क्या होगा, ये समय की गर्त में है, या फिर अमेरिका अपने हितों को लेकर विश्व के अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में इसी प्रकार हस्तक्षेप करता रहेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्र राज्य की सुरक्षा यह एक प्रश्न है
थैंक यू।